बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो कहते हैं ना कि वक्त किसी की रऊनत पे खाक डाल गया। बोलने वाले बहुत कुछ कहते हैं और पाकिस्तान की सियासत अनप्रेडिक्टेबल है। होना कुछ और था और नताइज कुछ और आए। और ये मैंने जुमला क्यों कहा कि वक्त के हुक्मरान अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं, कभी किसी का लहजा और कभी किसी का लहजा। और आज मरियम नवाज साहिबा का लहजा भी बड़ा ही अजब था। कहती हैं जनाब कि कहाँ है वो इलेक्शंस जितवाने वाले जो पहले मौजूद थे, ना जजेस हैं ना फैज़ हमीद है। ये जो पहली यानी कि जितने भी इलेक्शंस जीते गए 2018 के बाद से, जितना भी पीटीआई का जोर रहा, शायद वो फैज़ हमीद और जजेस की वजह से था, जिसकी वजह से पीटीआई इतने जोर में थी। सवाल तो बनता है कि क्या हुआ वो पीटीआई की जीत का, और क्या ये तमाम सीटें जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नज़र हुई हैं, ये पीटीआई की हार है या पीपल्स पार्टी की हार। ये सोचना चाहिए कि मैदान मारा किसने है और जीतने वाले ने हराया किसको है, असल हरीफ कौन था। दूसरी तरफ पेशावर में जो एक हमला होता है दहशतगर्दी का, वो भी सवालिया निशान है। हमने अफगान बाशिंदों के साथ जो कुछ यहाँ पे हमारी मजबूरी थी जनाब, हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जो नताइज हमारे सामने आए वो अभी तक हमें भुगतने पड़ रहे हैं। मैं अपने मुत्तहिद प्रोग्राम्स में ये बात कह चुकी हूँ कि जो प्रॉक्सीज यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्हें संभालना का कदरे मुश्किल हो चुका है। ये प्रॉक्सीज वाला मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो अपने आप को बड़ी ऊंची सतह पे रखते हैं, उन्हें भी दहशत गर्दी और ख़ास तौर पे ऐसी प्रॉक्सीज का सामना करना और उन्हें रोकना मुश्किल होता है, जिसका आज पाकिस्तान को सामना है। ये कह देना जनाब कि अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे तवज्जो दीजिए, अपनी फोर्सेस पे तवज्जो दीजिए, अपनी सिक्योरिटी पे तवज्जो दीजिए, ये बात बड़ी पीछे रह जाती है। हमारा दुश्मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जितना हमारा दुश्मन ताकतवर होकर हमारे सामने काम कर रहा है, उससे ज़्यादा हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम खुद अपने कितने दुश्मन बने हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत नया मोड़ और मुस्लिम लीग नून की फतह। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, मेरी सियासत कहाँ जा रही है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राव इमरान सुलेमान साहब। आप तज़ियाकार ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राव इमरान सुलेमान साहब, ये वक्त किसी के रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में? कौन बोल रहा है सर? कुछ अर्से पहले कोई और खुदा के लहजे में बात कर रहा था। आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी दावे वादे थे, और उस वक्त मुझे याद है कि जब ये अमल शुरू हो चुका था तो कहा गया था कि इस वक्त तो मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं खामोश हूँ, जब मैं नहीं होऊंगा तो फिर क्या होगा। और आज जो है वो कहीं और है, और यही वक्त नवाज शरीफ साहब पे भी आया। यही कुछ होते करता धरता जनाब जरदारी साहब ने भी कुछ अल्फाज बोले थे, लेकिन जरदारी साहब चूँकि मफाहिमत के बादशाह हैं तो वो अपने लफ्ज़ों से पीछे हट गए। आज मरियम साहिबा के ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ निकले हैं जिसको लगता है कि जनाब ये रऊनत का असल लहजा है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो फैज़ हमीद साहब का जो जिक्र किया मरियम नवाज साहिबा ने, बेशक वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार नहीं बदला इलेक्शन जीतने का। आपने देखा कि पब्लिक जो थी वो नहीं निकली जो होना चाहिए था। वैसे तो देखा जाए तो ज़मीनी इंतखाबात में अमूमन ऐसा होता है, लेकिन अगर हम बात करें एक हरीपुर इलेक्शन की, जिसमें उमर अयूब साहब की अहलिया नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट के मुकाबले में खड़ी थी, आपने देखा कि रात को वो तो जीत रही थी और सुबह कुछ इलेक्शन का मंजर कुछ और था। हमने देखा कि 8 फरवरी 2024 में 49.88% टर्न आउट था पब्लिक का, आवाम निकली थी घरों से, और उसमें जो उनके कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, उनके 1,12,000 के करीब कुछ वोट थे। अच्छा, हुआ ये कि लोगों का जो टर्न आउट था वो 49.88% था, लेकिन इस बार उनके 1,66,000 वोट है, लेकिन 38% आवाम घरों से बाहर निकली। 11% जो टर्न आउट था वो कम हुआ। तो आप ये करिश्मा साजी देखें तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। सिकंदर राजा, सुल्तान राजा साहब हैं, वो हुकूमत में एक शख्स जेल के अंदर है, वो क्या कर सकता है? अगर उसके हाथ में कुछ हो तो सबसे पहले अपने रिहाई की बात करेगा। किसके हाथ में ये जादू कैसे हुआ? तो मेरा ख्याल है कि आप
पुराने मुर्दे उखेड़े तो आपको मालूम होना चाहिए। आप पुराने मुर्दों की बात कर रहे हैं, और जितना मैं आपकी बात से समझी हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि तरीकाकार वही है, तरीकाकार वही है, चेहरे बदल गए तो दूसरा आ गया और चेहरे बदल गए। और दूसरा मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि जिस इलेक्शन की बात करी कि आज भी आप इलेक्शन के ऊपर यकीन रखती हैं? सवाल सीधा सा है। इस मुल्क के अंदर इलेक्शन और असूली सियासत है, जो उसका जो ताबूत है वो अब दफन हो चुका है। मैं हमेशा इलेक्शंस पे बिलीव रखती हूँ और मैं हमेशा ही अज्यूम करती हूँ। बेशक आप रखे इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन राहुल इमरान साहब इस पे थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। ये जो बात की गई कि ना वो जजेस हैं, जजेस जाहिर सी बात है वो जो एकामे और पनामे पे जो है वो सजाएं जो होती रही हैं वो भी गलत, वो भी बड़े भोंडे तरीके से, जनाब आपने नवाज शरीफ साहब का आना भी भोंडे तरीके से हुआ और आपका जाना भी भोंडे तरीके से, दोनों चीज़ें बड़ी बुरी थी। अच्छा, फैज़ हमीद वाली भी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या 2018 के इलेक्शंस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अगर एक घर में 4 लोग थे तो आपको नहीं लगता कि 2 वोट इमरान खान के थे ही थे उस वक्त? देखिए, 2 नहीं बल्कि ज्यादा थे। आज भी मैं आपको जनाब अगर धांधली हुई थी तो देखिए, मैं आज भी आपको बताता हूँ, जितने लोग इक्तदार में बैठे हैं उनके जितनी भी औलादे हैं सबके, वो ज्यादातर आज भी इस जेल में बैठे हुए शख्स के साथ खड़ी है। बेटे का मिजाज बाप से नहीं मिलता और बाप इक्तदार में है। इस मुल्क से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, जिसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज पंजाब में बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सेहत के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से भी बात कर लें आप, तामीर और तरक्की के लिहाज से, तमाम लिहाज से मरियम नवाज बहुत अच्छा काम करे। लेकिन हमारी जो कौम है ना, उनके जहन में खूब से खूब तर की तलाश है। वो तब्दीली चाहते हो, न जाने क्या चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो जाए तो क्या है। आपने अगर देखा जाए कि बेसिक इलेक्शन को किस तरीके से छीना गया है, ये इलेक्शन साफ नजर आता है। और इमरान खान ने तकरीबन मेरा ख्याल से हरिपुर में भी नुमाइंदा नहीं खड़ा करना चाहिए था, जो फैसला था वो अच्छा था उसका। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन एक और बात बताता चलूं कि इसके बावजूद कि मरीम नवाज अच्छा काम कर रही है, उसने फिर भी अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए ये सारे इलेक्शन को जीता या जितवाया, ताकि लोगों को पता चले कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और आवाम उससे खुश है। अभी आप ना कंफ्यूजन है मुझे थोड़ी सी। आप एक तरफ कह रहे हैं मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं अभी 2 दिन पहले भी जो शो हुआ उसमें मैंने ये बात की थी। एक मरीम नवाज साहिबा काम के लिहाज से बोलने और जो नौजवानों के दिलों पे हुकूमत करने जा रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो लफ्ज़ हैं वो नई नस्ल जो है उस पर बड़ी इंप्रेस हो रही है। एक हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो भी नौजवान नस्ल की जो है वो दिलों पे राज करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि एक तरफ कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, नहीं कराची में तो हो गया था, तभी तो उनको उठा के फेडरल में फेंका गया है कि जनाब वो फेडरल में जो है वो जाएं और फेडरल संभाले, कराची को छोड़ दें, खैरबाद कर दें, ताकि कराची का कुछ वो आपको भी ये एक अलग टॉपिक है कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बैक पे कौन था, उसमें जियो पॉलिटिक्स का बड़ा गेम है जनाब ये वाला भी। अच्छा जनाब, इस पे आते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा, हम कराची वाले भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है पंजाब में। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी का वोट नहीं मिला, उन्होंने जितवाया है। ये बिल्कुल कोशिश की है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि जितना ही अच्छा काम करे, आवाम के जहनों में ये सवाल है कि मुझे और अच्छा चाहिए, मैं और बेहतर की तरफ जाना चाहता हूँ। ये इसकी बुनियादी वजह भी इनके बड़ों की सियासत है। आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, वो जो 70 सालों में सियासत का गेम खेलते चले आ रहे हैं, आज हमारे जहन में वो इस कदर रच बस गया कि हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। आया कि एक शख्स गलतियों को अपने बुजुर्गों के मुताबिक नहीं चलता और वो समझता है कि मैं बेहतर करूंगा, लेकिन ये अगर टैग लग गया कि आपके वालिद नवाज शरीफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अब उन्होंने बेशुमार मंसूबे ऐसे किए जिसके आने वाले दिनों में बड़े अच्छे असरात नजर आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन को इस तरीके से बिल्कुल आजादाना तौर के ऊपर छोड़ देने की जरूरत थी। मुस्लिम लीग नून अगर ये इलेक्शन हार भी जाती 13 सीटें, तो उसके पास इतनी कंफर्टेबल मेजोरिटी है कि उसको जरूरत ही नहीं थी कि उसकी हुकूमत को हिला सके या गिरा सके, कोई तब्दीली ला सके, किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सारी रियासती मशीनरी को हमने वहां देखा। मीडिया के पास शायद इसकी इजाजत नहीं है दिखाने की। रातों रात इलेक्शन भी चेंज हुआ तो पब्लिक का दिमाग जो है ना वो ठीक नहीं हो पा रहा। मरियम नवाज सड़कों पर तो राज कर रही है, वो बड़े बड़े अच्छे ब्रिज बना रही है, बड़ी बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिक बसें चला रही है, वो उन सब पे राज कर रही है, लेकिन पब्लिक को अभी तक उस जो कैदी नंबर 804 है वहां से निकाल नहीं सकी। उसकी वजह भी यही है कि इन्हीं के बड़ों की वजह से लोग आज तक जो है ना
इस सियासत से नफरत इंतकामी करते हैं। सियासत जो है आप कर रहे हैं, लेकिन निकालने की जरूरत क्या है? मतलब अब हम मतलब मैं हसीना वाजिद की मिसाल लूँ तो आपने बांग्लादेश को एशियन टाइगर बना दिया, लेकिन उनके अवाम के दिमाग में से वो चीज़ निकली नहीं कि इन्होंने बैक पीछे क्या किया था। अच्छा, उन्होंने नौजवानों की जो है एम्पावरमेंट पे भी बड़ा काम कर दिया, लेकिन इन द एंड अगर आप जमहूरियत का तकाजा है, अगर आप चीज़ें बेहतर करके चल रहे हैं तो, लेकिन आप लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे तो मसाइल पैदा होते हैं। जनाब, एक और चीज़ जो मैं इस वक्त देख रही हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है और पीटीआई की हार है, या मैं इसको समझूं कि ये उससे ज़्यादा थ्रेट जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का थ्रेड तो उसने 24 घंटे पहले इलेक्शन में ही से पहले ही महसूस कर लिया था बिलावल ने, और उसने कहा था कि फॉर्म 45 लिए बगैर आपने बाहर नहीं निकलना। आप समझ रहे हैं बात को? उसको भी पता चल, उनके इस बयानी से पता चलता है कि जरूर फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा पीछे हो चुका है। यह इस बात की तस्दीक है, इमरान खान के बयानिए की तस्दीक है बिलावल ने जो जुमला अदा किया। तो मकसद यह है कि बिलावल के और भी बड़े मकासद है। एक सीट में एक निश्चितता मेरे ख्याल से वो जीत गए हैं, ये तयशुदा, और बिलावल को भी मालूम था, सबको ये मालूम था कराची से एमक्यूएम कितनी सीटें लेगी, सबको मालूम था कि कौन कहां से जीतेगा, आज भी सबको मालूम था। असल मामला यह है कि इनकी खामोशी की वजह यह है कि इन्होंने अभी हालिया कश्मीर के मामले के अंदर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की थी और पूरे का पूरा कश्मीर इनको दे दिया था। अभी गेम कुछ और है। यहाँ पर मरीम नवाज का सूबा है, उसमें सूबे को बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल को यहाँ पर कोई इंतखाब होता तो मुस्लिम लीग नून का बेशक कोई वोट नहीं है, तो हालत यही होगी जो कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुई है। तो पीपल्स पार्टी की कोई हार या जीत नहीं है, ये एक निज़ाम की हार है। एक निज़ाम की हार है कि वो कारकर्दगी दिखा के भी आवाम को खुश नहीं कर पा रहा। चले जनाब, बातें बहुत हैं और बड़ी आपके सामने चीज़ें लेके आनी है, और गेस्ट भी मौजूद है हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद मौज़ूआत पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं शाहनवाज जुदून साहब। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। शाहनवाज जुदून साहब, इस वक्त हमने देखा कि बात की जा रही है कि कहाँ है इलेक्शन जितवाने वाले। तो क्या पहले इलेक्शंस आपको कोई और जितवाता था? मरियम नवाज साहिबा ने नाम ले लिए जजेस के भी, फैज़ हमीद का भी, कि शायद आप अभी तक जितनी आपकी कामयाबियाँ हैं वो किसी और की वजह से थी। आज की जो आपकी नाकामी है उसकी वजूहत ये है कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। क्या जवाब देंगे इसका? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, कल के तकरीबन एक हम कंटेस्ट कर रहे थे, एक अलीपुर वाली सीट पे और एक लाहौर वाली सीट पे। बाकी उसमें तो हमने बाइकाट की और सब आपके मीडिया ने भी वो किया है कि भाई यानी एक हू का आलम था और मस्जिदों से ऐलानात हो रहे थे, लोगों को कर रहे थे कि वोट डालने आ जाए। तो ये तो सामने नजर आ गया। हर हल्के में आप देख ले, कहीं टर्नआउट 10%, कहीं 8%, कहीं 12%, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहूंगा डॉक्टर साहब कि कल इन्होंने फिर वही हरकत की जो इन्होंने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से जीत गई थी, लेकिन 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए इस अकलियत गवर्नमेंट जिन्होंने 17 सीटें ली थी और पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, ये हार चुके थे और ये फॉर्म 47 के बैठे हुए लोग थे। वही हरकत कल इन्होंने की। आप अलीपुर में देख ले कि रात के 2 बजे तक उमर अयूब साहब की वाइफ तकरीबन कोई 25-26 हजार की लीड से जीत रही थी और वो टोटली कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास पड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से वो सीट निकाल चुकी है। लेकिन जो फॉर्म प्रिजाइडिंग अफसरान ने दिए थे हमें, वो रिजल्ट कुछ और है और वहां पर जो आरओ इनके लगाया हुआ आरओ और डीआरओ, उन्होंने अपनी मर्जी के जो फॉर्म 45 बना के और उसको अपलोड करा के और बता दिया कि ये मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट वहां से जीत गया है। तो बात ये है कि ये तो कुली धांधली थी इलेक्शन में। तो ये कहता हूं कि इलेक्शन इनको कराने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहबा। इनको खुद ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए, राजा सिकंदर सुल्तान साहब को चाहिए कि वो
कहें कि पहले से कहें कि ये नेशनल असेंबली के कैंडिडेट है, उनका नोटिफिकेशन निकाल ले, और ये सूबाई असेंबली के कैंडिडेट है। ना हमारे कैंडिडेट्स को पंजाब के अंदर एक ही कैंडिडेट लाहौर से हमारा लड़ रहा था जो अहमद अजहर के भांजे थे, ना हमें वहां कंपेन करने दी, ना हमारा मसलन इलेक्शन के दिन हमारा टेंट लगने नहीं दिया। और दूसरी तरफ वहीं हरिपुर में आप देख ले कि बाबर नवाज और मुस्लिम लीग नूर और इनके जलसे आप देख सकती हैं कि किस तरह ये कैंपेन चला रहे थे। कहीं पर ये कोट करे कि इनके किसी एक वर्कर को, लीडर आन तो बड़ी बात है, किसी एक वर्कर को अगर इंतजामिया ने या उन्होंने तंग किया हो, आजादाना तौर पर इनको अपनी कैंपेन चलाने दी। और तहरीक इंसाफ के साथ जो इन्होंने वो मतलब ये 3 साल से जो जुल्म और बर्बरियत का वो चल रहा है वही होता। और ये तो नजर ही आ रहा था, सब नजर आ रहा था कि भाई ये जाहिर है जो 8 फरवरी को इन्होंने किया, 9 फरवरी को इन्होंने किया है, तो यही इन्होंने करना था। लेकिन ये एक्सपोज हो गए। मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी कहूंगा कि खुदारा ये दिखाएं, पूरी उसको दिखाएं कि भाई ये किस तरह धांधली कर रहे हैं। आज ये मरियम नवाज साहबा कह रहे कि नहीं, ये बात ये है कि 17 शर्म आनी चाहिए मरियम नवाज साहिबा को कि जो खुद हार चुकी हैं, मियां शराफत अली से खुद हार चुकी हैं। इनका वालिद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल के अंदर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनसे हार चुके हैं, लेकिन फिर भी डाटाई से कह रहे हैं कि नहीं हम जीते हुए। जाहिर फार्म 47 के तहत इनको वो बिठाया हुआ है। फिर आप इससे अंदाजा लगा ले कि खैबर पख्तूनख्वा में पूरी अपोजिशन की जो जनरल सीटें 20 सीटें, रिजर्व 30 सीटें दे दी। इसी तरह नेशनल असेंबली में इनको अक्सरियत दिलाने के लिए, वो पीपल्स पार्टी के ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए अब जाहिर आगे भी ये करेंगे कि तहरीक इंसाफ वाले सारे इनको नायल करेंगे। और इनको चाहिए कि तहरीक इंसाफ वाले को सबको एक साथ नायल करा दे, सबको कर दे कि भाई ये सीटें हमें चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए। मैंने यही सवाल कहा था कि तहरीक इंसाफ को तो जो 8 फरवरी के इलेक्शंस तो मेरे ख्याल है कि तारीख के जो इस तरह से हुए उसमें तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। आपको वैसे भी वोट पड़ना था और वैसे भी एक सिंपैथी का वोट जिस तरह से पहले पीपल्स पार्टी को पड़ चुका है, आपको बहुत वोट पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैंने सवाल प्रोग्राम स्टार्ट किया उसी बात पे किया है कि इतनी ज़्यादा मतलब रऊनत के साथ बात करना कि जनाब देखें हमने क्या किया, ये बड़ी हैरत की बात है कि इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इंसान के अंदर कि वो जनाब लोगों के नाम लेके कहें कि ये हमने ये कर दिया। मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी तो जिस पोजीशन में है सो है, इस वक्त पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि आगे उसका फ्यूचर क्या है। बात ये है, देखो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको कहा भी प्रोग्राम के अंदर, ये पीपल्स पार्टी के उससे ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए इनको पता है कि आगे हमने वो करना है, तो ये अपना जो वाजे बरतरी इन्होंने नेशनल असेंबली में हासिल कर ली। अभी इनको आगे पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं होगी, वो कहेंगे जाए। तो बात यह कि पीपल्स, हम तो मुस्लिम लीग नून को तो हम किसी उसमें शुमार ही नहीं करता मुस्लिम लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक वो माजी रहा है उनका, उनके कुर्बानियों का, जमहूरियत के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानियां दी, जमहूरियत के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानियां दी, मीर मुर्तजा ने दी। इनके सैकड़ों वर्करों को फांसियां लगी, सैकड़ों इनके वर्करों को जेलों में डाला गया। लेकिन आज अगर ये अमरीयत के साथ और इनके साथ खड़े तो अफसोस का मुकाम है। बस हमें तो पीपल्स पार्टी पे अफसोस ही होता है, बाकी तो हम क्या कह सकें। रामरान साहब क्या कहेंगे जो सूरत हाल है? मुझे नहीं पता कि इस पहलू पे कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, लेकिन जो कुछ पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, सवाल तो बनता है कि तमाम चीज़ें। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब धांधली के बाद, और वो तो वैसे ही आउट हो चुके थे, किया इन लोगों ने, और उसके बाद धड़ल्ले से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना। देखिए, जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी की अपनी ही किए की वजह से है। पीपल्स पार्टी की तवज्जो बिल्कुल सिंध पर भी नहीं है और वो पंजाब को फतह करने के लिए वहाँ निकले हुए हैं। जब इलेक्शन करीब, आप तारीख भूल गए, पहले पंजाब उन्हीं का था, फैसला साजों ने ले लिया, जिससे लेना होता ले लेते हैं, जिसको देना होता है वो दे देते हैं। अभी भी फैसला साजों ने इनको महदूद करके रखा हुआ है और फैसला साज जब चाहेंगे वो मुस्लिम लीग नून से अलहदगी भी इख्तियार कर लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसे कि शाहनवाज जुदून साहब के जो जुमले थे, एक वक्त के लिए अगर आप सोचें तो महसूस होगा कि जैसे पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। इस हमदर्दी को मैंने कई जगहों पे महसूस किया है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आइंदा जो सियासत है वो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगी। और वक्त ऐसा भी नज़र आता है कि वफाक में PTI हो और सिंध में पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि बिलावल ने जो कोशिश करनी थी, हमारा एक
थोड़ा सा जरिया बिलावल है, का soft वो corner बताता तो है कि रहा बिलावल है की कोशिशों तहरीक में इंसाफ बिलावल के को लिए। कह दिया गया है कि तकरीबन आप 10 से 15 साल के लिए सब्र करें और आइंदा जो 2 साल है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लोगों को ये सज़ा दे सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि फैज़ हमीद को अगर सज़ा दी तो उसके बाद खान साहब का नंबर आ सकता है, कोई सज़ा दे। लेकिन मुझे महसूस ऐसा होता है कि शायद ऐसा नहीं होगा और इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन वो सूरत हाल जो नक्शा अगर हम खींचे तो उसमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी जहाँ मौजूद है वहाँ रहेगी, नहीं अगर इस तरह का हरकत करती है तो उसको शायद सिंध के नक्शे से भी हटा दिया जाए। चलें, आज आपके प्रेडिक्शन में मैं पहले बोल रही हूँ कि मुझे आपके प्रेडिक्शन से थोड़ा सा ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी के जो चीज़ें हैं वो सिंध से लेके मज़ीद जगहों पे भी वैसी नहीं आ रही हैं जैसे हम सोच रहे हैं कि जी जनाब आगे भी ऐसा हो जाएगा। वो 17 साल की कहानी कहीं पीछे ना रह जाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। शाहनवाज जुदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सारी सूरत हाल तो हम देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी आगे भी फिर नवंबर आने वाला है। पिछले नवंबर हमें याद है नाखुशगवार वाक़या। शाहनवाज जुदून साहब, क्या अभी फिर से वो तारीखें वापस आ रही हैं जिसमें इस्लामाबाद में पिछले साल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था? क्या प्लानिंग्स हैं आगे? क्या कोई इरादा है किसी किस्म के एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का? और इस वक्त जो तहरीक है कि जनाब आप अपने कायद को रिहा कर सकें और इन तमाम हालात के बावजूद, तो आप क्या समझते हैं कि कोई प्लानिंग्स चल रही हैं, कोई इम्प्लीमेंट होने वाला है ये साल ख़त्म होने से पहले? क्या कोई आप अपना पावर शो दिखाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम अमन तौर पर हम आज से साल पहले उस प्रोटेस्ट में मैं खुद भी था इस्लामाबाद के अंदर कि हमारे निहत्ते वर्करों को, सैकड़ों वर्करों को शहीद किया गया। दिन भर हमारे वर्करों को टारगेट करते रहे, रात की तारीकी में फिर सैकड़ों हमारे वर्करों को शहीद किया गया। वो जमहूरियत के शहीद है, जमहूरियत के लिए वो निकले थे। हम अमन तौर पर हम जब खैबर पख्तूनख्वा से चले थे सवाबी से, तो आप यकीन करें कि इस्लामाबाद तक कोई एक गमला तक नहीं तोड़ा। मतलब नहीं है कि गमला तक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के इस्लामाबाद के अंदर हमारे ऊपर शीलिंग और फायरिंग और हमारे लोगों को की पकड़ दकड़ और यानी हमारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को जख्मी किया गया और हम सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। तो हमारी तहरीक तो हम तकरीबन 3 साल से रोडों पे हैं। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए और आज़ादी के लिए हम लगे हुए हैं। आज जो मुल्क के अंदर हो रहा है डॉक्टर साहब, ये तो मार्शल लॉ से भी बदतर है। आज 26वीं आईनी तरमीम को आप देख ले, उसमें क्या कुछ नहीं किया इन्होंने अदलिया के साथ। 27वीं आईनी जो तरमीम की गई, इसमें जो बचा कुचा कसर था वो निकाल लिया और अब जो 28वीं आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, तो उससे तो जाहिर है ये तो मजबूर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और ये दूसरे, ये तो मजबूर है। वो तो जब इनको कहते कि बैठ जाए तो ये बैठ जाते हैं, जब इनको कहें कि आप उठे तो उठ जाते हैं। आंखें बंद करके ये जो मतलब अफसोस का मुकाम है कि एक इनका सेनेटर, उन्होंने कहा है कि भाई जो बिल आया है सेनेट के अंदर तो किसी ने पढ़ा भी नहीं कि भाई इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन वो यस कर दिया। माजरत, मैं सहाफत में 15 साल हो गए मुझे। मैं एक बात हमेशा से कहती हूँ, जो चीज़ हम खुद करते हैं सियासतदान, उसके लिए भी तैयार भी होना चाहिए। ये वक्त पहले आप लोगों पे भी आया और उस वक्त जब बातें मानी गई तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें फिर आगे होनी थी। ये सब चीज़ें नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो चुकी हैं, जरदारी साहब के साथ भी हो चुकी हैं, MKM के साथ भी हो चुकी हैं और बाकी जो सिंधु देश वाली जितनी जमातें हैं वो भी बहुत कुछ भुगत चुकी हैं। तो ये PTI के साथ तो हुआ है। मैं मानती हूँ आपके साथ जो कुछ 8 फरवरी को हुआ वो मैंने पहले ही उसकी मज़ाहमत की कि मैं तो ठीक को ठीक, गलत को गलत ही हम करते हैं। कुछ तो था पीछे कि जो आप लोगों के साथ। डॉक्टर साहिबा, 8 फरवरी का ये कहता कि मैं खुद इसका यानी एक चशमदीदा गवाह कह ले या कुछ भी कह ले कि भाई मुझे फॉर्म 47 भी जारी हुआ, मुझे फॉर्म 49 भी जारी हुआ,
मुझे इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मिला, लेकिन मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दे, आप इमरान खान का साथ छोड़ दे, आप एमक्यूएम ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, तब आपको सीट जो ना वो कर देंगे। जब मैंने इनकार किया, मुझे मेरे बच्चों की धमकियां दी गई, लेकिन मैं उसके बावजूद भी हर उसके लिए मैंने कहा कि मैं अपने कायद इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उसने मुझ जैसे एक मिडिल क्लास वर्कर, मेरा वालिद साहब पोर्ट पे मजदूरी करता था, मुझ जैसे एक मिडिल क्लास वर्कर को ये इज्जत दी। 2018 में मुझे टिकट दिया, मुझे एमपीए बनाया, और फिर 2024 में दोबारा टिकट दिया, और मुझे हल्के के अवाम ने इमरान खान साहब की वजह से एमपीए बनाया। जब मैंने इनकार किया तो डॉक्टर साहब 15 दिन बाद जाली रिकाउंटिंग करा के मेरे हल्के में मेरे 15,000 वोट रिजेक्ट कराए गए। 15,000 वोट मेरे रिजेक्ट करा के और मुझसे सीट लेके पीपल्स पार्टी को दे दी। तो बात यह है, ये कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ की? इसी तरह हमारे एक एमपीए बल्दिया टोन के जो 6 महीने, सर कौन सा हल्का था? बल्दिया टोन का हमारा एक एमपीए सर बुलंद खान, जो 6 महीने असेंबली में जाता रहा। 6 महीने के बाद जब उन्होंने इनका कहना नहीं माना, इन्होंने कहा है कि भाई सेनेट में आप हमें हमारे बंदे को दे दे या दूसरे उसमें, जब उसने इनकार किया तो 6 महीने बाद उसकी रिकाउंटिंग करवा के और उससे सीट छीन ली। इसी तरह बहुत सी मिसाल है। पंजाब के अंदर आप बिलाल इजाज को देख ले, दूसरे हमारे लोग देख ले। तो बात यह है कि ये सारी चीजें तो सामने, कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जो तहरीक, मतलब हमने तो ज़ियाउल हक का नाम सुना था, उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन हमने उनको मार्शल और वो चीजें, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि ज़ियाउल हक ने भी इतनी जुल्म और बर्बरियत नहीं की थी ख्वातीन के साथ जो इन्होंने की। इन्होंने तो हद कर दी कि भाई इतने तकरीबन कोई हजारों तहरीक इंसाफ के ख्वातीन को जेलों में डाला गया। मतलब अगर कोई बंदा तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा था तो उनकी बेटी को उठाया गया, उनकी बीवी को उठाया गया, उनकी वालिदा को उठाया गया, ये यहां तक चले गए। राव इमरान सुलेमान साहब क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पे? देखिए, बात तो किसी हद तक ये दुरुस्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये पावर शो नवंबर में दिखाने का इरादा रखते हैं तो इनको सबसे पहले आवाम को बाहर निकालना होगा। आवाम के दिलों में बहुत खौफ है, बहुत खौफ है आवाम के दिलों। हर शख्स ये समझता है कि अगर घर से बाहर निकला तो कहीं उस पर पर्चा न दर्ज कर दिया जाए। सर आपको पता है कि ज़ुम्नी इंतखाबात की ये डेट्स रखी इसलिए गई हैं कि वो जो 24 और 26 वाली जो टेंशन थी वो ही मुक जाए। पीछे से देखा करें, मुझे समझ में, हम देख लेते हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं देख सकते इस चीज़ को। वो जो टेंशन थी पिछले साल की उसको हटाने के लिए तो डेट्स नहीं, मेरा ख्याल से टेंशन बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हुई, टेंशनों में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही। होना तो ये चाहिए कि जो इनकी क़यादत है, जो जेलों से बाहर है, वो सियासी जमातों से भी राब्ते करे, तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते करे। बेशक वो आईनी तरमीम के हवाले से ही पहले इब्तदा करे, मिल जाए किसी के साथ और उस तरमीम को वापस लेने के लिए दबाव डाले। लेकिन इमरान खान के हवाले से वाले महमूद मौलवी को और फवाद चौधरी साहब को वेलकम भी तो नहीं कर रहे हैं, वेलकम नहीं करे। वो कहने हैं ये तो छोड़े हुए लोग हैं। अपनी सोच थी, वो अपनी सोच थी उनकी, वो चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हम सबसे बात कर लेते हैं, आप हमें आने दें, हम बात कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने, आपने देखा कि इमरान इस्माइल का एक बयान उसके बाद क्या था। वो चाहता था कि अगर इमरान खान को साइड पे करने के बाद अगर माहौल में इत्मीनान आता है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता है, तो खान साहब को पीछे हट जाना चाहिए। तो उसके बाद पीटीआई को जो वर्करों ने उनका हाल किया सोशल मीडिया पर, या आपने देखा, तो ये भी आपने महसूस किया। तो वो माइनस वाला फार्मूला तो निकाल दें, लेकिन खान साहब को इस वक्त जारहाना सियासत की ज़रूरत है। उन्होंने महमूद अचकज़ई को भी इसीलिए नामजद किया कि उनकी जो तारीख़ है, उनकी जो तकरीरों की सियासी तारीख़ है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। वो फौज के साथ टकराने की सियासत है उनकी, और वो भी ये जानते हैं कि मेरा जो केस है वो उन्हीं के पास है, और उनको अपने रवैये में, अपने लहजे में नरमी लाने की जरूरत है। उनका जो बयानिया जो चल रहा है वो भी आसिम ला और डिक्टेटरशिप और ये वो बदतरीन जमहूरियत, ये चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से कि नरमी दिखाने की जरूरत है। इक़्तिदार में ये बैठे हुए लोग, मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं फैज़ हमीद के मामला सामने आने के बाद खान साहब को सज़ा दे। अगर ये सज़ा नहीं भी देते तो वो तमाम जो अभी तक इनको इतने दिन जेल में रखा गया, 850 दिन, ये भी हुकूमत के गले पड़ सकता है। तो लिहाजा साबित करना बड़ा जरूरी है उन सबूतों के साथ कि इन्होंने 9 मई का वाक़ये में मुलविस थे
और पाकिस्तान में ये साजिश खेली गई। सर तो ये साबित करना भी जरूरी है, और लेकिन ये साबित अगर कर सकते तो सजा भी अभी तक दे चुके होते। सर बहुत कुछ ऐसा है जो पसे पर्दा रहने दें उसको। ये 9 मई को तो एक ही तरफ रहने सबका हाथ था इस तबाही में, कोई एक नहीं था इस शहर की तबाही में, सबका हाथ था। आप इस बात को भी मान लें कि पीटीआई में जो है क़यादत का फुकदान है, जिसकी वजह से अभी तक इनका कोई भी मुजाहरा मुकम्मल तौर पे कामयाबी एक लॉजिकल बात है, एक मंतकी बात है कि जनाब जिसका कायद जेल की सलाखों के पीछे हो उसकी पार्टी तितर बितर होती है। मानते हैं कि तहरीक इंसाफ की अपनी बहुत सी गलतियां हैं, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो भी बहुत जल्दी जो ट्रस्ट करने के बाद बात करते हैं, तो उसमें भी उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके दौरे हुकूमत में हुई, और जो साइनिंग अथॉरिटी होता है गलती उसकी मानी जाती है। उसकी टीम जो है, अब आज अब पंजाब की बात करें, कहीं की बात करें, गलतियां हुई हैं माजी में। मोहसिन काज़मी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और आप तज्ज़ियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मोहसिन काज़मी साहब, ये इस वक्त जो ज़ुम्नी इंतखाबात हुए उसके बाद अभी हम देखते हैं कि 12 सीटों पे कामयाबी मुस्लिम लीग नून की हुई है, क्या तज़िया करेंगे इस पे, क्या समझते हैं? अच्छा, जो मुस्लिम लीग ने सूबाई असम्बलियों में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर अभी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है, तो उस कामयाबी का सेहरा तो पीटीआई को दीजिए जिन्होंने बाइकाट किया, और इस तरह बाइकाट किया कि ना पता चल रहा था कि बाइकाट किया, ना पता चल रहा था कि इलेक्शन में लड़ना है। हमाद अजहर वाली सीट के ऊपर इलेक्शन करवा दिया आपने, उनके वालिद की सीट के ऊपर कोई ने सपोर्ट वहाँ नहीं मिली। उसके बाद ये आप इनको देखें कि अपने हरीपुर वाली सीट बिला वजह ये पीटीआई हार गई। तो बहुत ये बात अभी हमारे बहुत सीनियर जो अपने तज्ज़ियाकार हैं, राव साहब बैठे हुए हैं, बहुत सही तज्ज़िया कर रहे हैं। तो यही मैं भी करता हूँ, कहता हूँ कि इसमें बड़ी नाअहलियत है पीटीआई वालों की। पीटीआई अपनी कमजोरियों पे तवज्जो नहीं दे रही है। नंबर एक ये कि उनका जो लीडर अंदर बैठा हुआ है, या तो वो उसको ये नहीं पता बाहर के हालात क्या हैं। दूसरी बात ये, पार्टी के अंदर जो है वो इंतशार इसलिए है कि हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक चल रहा है, कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है इनके पास। और तीसरी बात यह है कि अब ये इस आस पे है कि जी वो अवाम निकलेगी, अवाम निकालेगी, अवाम इनकलाब लाएगी। ऐसे अवाम इनकलाब नहीं लाती। इनकी सियासी पॉलिसियों से मुझे पहले भी इत्तेफाक नहीं था और अब भी इत्तेफाक नहीं है, और इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनको बड़े नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। अच्छा, इनको वो भी जो एक मामला था कि इनकी क़यादत, इस वक्त मौजूदा क़यादत जो भी है, कौन फैसले करेगा? मैंने खुद भी एक सवाल उठाया था 4 दिन पहले, हम प्रोग्राम कर रहे थे कि आखिर आप किसकी बात मान रहे हैं। ठीक है, उनकी लीडरशिप इस वक्त जो मेन उनका बानी है वो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अब अगर हम कहें कि अमीन अली गंडापुर साहब को साइड में कर दिया है, बुशरा बीबी साइड में हो गई हैं और लोग, तो ये वाला जो एक ग्रुप है जिसमें हम अलीमा खान को ले लें, शिबली फराज साहब को ले लें, या हम राजा साहब को ले लें, ये तमाम लोग तो एक तरफ है ना। अब मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहब को रहनुमा बना देना चाहिए, उनकी बात मान के आगे चलना चाहिए इनको। अच्छा देखिए, किसी किताब में, किसी दीनी किताब में, किसी हदीस में, किसी कुरान में ये नहीं लिखा कि आप अपनी बहन और भाई और लोगों को सियासत में नहीं आने देंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। असल में अगर जो सियासत में आ रहा है, सियासी प्रोसेस को पूरा करता हुआ आता है तो वेलकम। फर्ज की कल अलीमा खान खुद इमरान खान की मुखालिफ होकर और एक सियासत के मैदान में आना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है आने के लिए। दूसरा ये कि पीटीआई के जो रहनुमा है और बानी साहब हैं, उनको कम से कम सोचना चाहिए। वो अंदर बैठे हैं, 2-2.5 साल से बैठे हैं, वो तो मुझसे लीग के लिए सहूलतकार है, मैंने अंदाज़ा लगाया। उन्होंने ये बाइकाट करके सहूलत दी, और अगर इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का पंजाब में बाइकाट कर दिया तो ये समझ लिए कि उसके बाद पीटीआई सियासत से बाहर होगी, जिंदगी भर नहीं आई। आज सूरज कहाँ से निकला है? आपके तो ख्यालात 360 चेंज लग रहे हैं आज के प्रोग्राम में मुझे। क्या मतलब आपने नजरिया बदल लिया, या आप देख रहे हैं कि जनाब ये मामला ठीक नहीं चल रहे और पीटीआई को खुद अपनी जाती सियासत के हवाले सोचना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं।
बात यह है कि मैंने आज उनकी वो चीजें बताई जो कमजोरी थी, आप इसलिए कह रही हैं, वरना मैं इनकी 4-5 बातें ऐसी हैं जो जिसकी वजह से ये सियासत में जिंदा है। नंबर 1, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है तो सब मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंतहाई मकबूल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 2, नंबर 3, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन उन्हीं ने अपनी पार्टी को जिस तरह इग्नोर किया है लोगों को, उसकी आपने चेयरमैन बना दिया, आपने सेक्रेटरी बना दिया, आपने सबको बना दिया, तो उनको इख्तियारात भी तो दें, उनको काम करने दें, उनको इख्तियार दें आप। अब आप बैठ के उसको चेंज करते रहते हैं। अब इसका असर जो है, मसलन अभी ये गलत कदम फिर उठा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के पीछे फिर लग गए, बहुत गलत कर रहे हैं ये। इनको तजुर्बा नहीं हुआ क्या 2-4 बीसों के अंदर? वो जो आदमी इनसे कह रहा हो कि मेरे भाई को सीट दो और वजीर आला बनाओ या गवर्नर बनाओ, उसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जबकि आपको जरूरत नहीं है, आपका अवामी सपोर्ट बहुत हासिल है। अचकजई साहब ज्यादा बेहतर आदमी हैं फजल रहमान साहब के मुकाबले में। लेकिन मेरे बात यह कि हम तो पीटीआई के अंदर तो जाके बैठते नहीं है, इनको क्या मशवरा दें, ना ये लोग इन चीजों को अहमियत देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि पीटीआई के अहम लोग जो है, जिनसे हमारी कभी बातचीत होती है, तो वो अपने इख्तलाफात का इजहार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम मजबूर हैं। तो ये तो खान साहब को सोचना पड़ेगा। अब वो अगर अजवा खान को भी ये पावर देना चाहते हैं तो दे दें, कौन सा मुश्किल काम है। वो बोले जब तक मैं अंदर हूँ ये अलीमा खान ही इसको लीड करेंगी, वो भी ये काफी हद तक समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, ये है तरीका। मोहसिन काज़मी साहब साथ ही रहिएगा। राव इमरान सुलेमान साहब, जहाँ पे फजल रहमान साहब की बात होती है, सियासत तो बात ही ये है कि मफाहिमत से आपको आगे चलना पड़ता है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की सियासत इसी वजह से आज तक कामयाब है कि वो मफाहिमत के साथ जो है आगे चलते रहें, बल्कि मुज़ाहिमत की थी तो भाई को आना पड़ा, तो ये तमाम चीज़ें तो बहरहाल ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे बताएंगे क्या फजल रहमान साहब की सियासत अभी इन दिनों आपको नहीं लगता कि ठीक है? वो जो बात करते हैं बड़ी वज़न होती है उनकी बात में, और अगर वो अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो पाकिस्तान में किसने किसके लिए नहीं मांगा? अगर वो बतौर सियासतदान मांगने की बात नहीं, हक किसका है? ये सीट जो है पोजीशन की, वो किसका हक है? वो पीटीआई का हक है। तो पीटीआई जिसे चाहे उसे नामजद करे। तो महमूद अचकजई साहब का नाम दिया, तो जो स्पीकर साहब है उनको क्या जरूरत पड़ी उनके नाम को कबूल करे? 2-3 नाम दे दे, लेकिन नाम ही एक दिया उन्होंने। अगर जो स्पीकर है सरदार अयाज सादिक साहब, उनको क्या जरूरत पड़ी है आमिर डोगर को खत लिखने की फजल रहमान साहब के लिए? असल बात यह है कहने की कि वो चाहते ही नहीं कि असम्बली में खड़े होकर कोई फौज को ललकारे या फौज के खिलाफ कोई बात करे। मौलाना साहब को उनकी नज़र में खरीदना या चुप कराना ज़्यादा आसान है, ना कि अचकजई साहब को खामोश कराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि अचकजई साहब जो है ना उनकी जमात के नहीं है। क्या उनकी जमात में कोई भी इतना काबिल शख्स नहीं है जो खड़े होकर बात कर सके, जो आवाम के हकूक की बात कर सके? अपोजिशन का काम क्या है? कोई नहीं ऐसा कि जिसके पास अल्फाज का जखीरा हो और वो बता सके कि ये काम क्यों कर रहे हो आप। तो इसके बावजूद इन तमाम लोगों को हटाकर अचकजई साहब को लिया गया है। तो खान साहब को इस बात से कोई फिक्र नहीं पड़ती कि अगर मौलाना साहब भी आ जाएं। मौलाना साहब भी इस बात की यकीन दहानी कराए कि उनको बाहर निकालने के लिए मैं बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि इस बात में भी राजी हो जाएंगे। मेरा ख्याल है किसी को भी बाहर निकालने के लिए किसी का भी किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंडिविजुअल सियासतदान को सियासतदान बनने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात चीज़ें बेहतर करने के लिए कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे जाना पड़ता है, और कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन के बाद ही सियासत आगे चल सकती है। मोहसिन काज़मी साहब क्या कहेंगे इस पे कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को झुका के लाई जाए, लेकिन बाज़ औक़ात कौमों की तरक्की के लिए अगर आप समझते हैं कि आप लीडर हैं, तो मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए कुछ चीज़ों पे आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, ताकि आप शायद 10 साल बाद जो है अपनी कौम की तरक्की के लिए कोई काम कर सके, 5 साल बाद कर सके। क्या कहेंगे मोहसिन काज़मी साहब? हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। जी जी सर, मैं आपसे कह रही हूँ कि बाजू का सियासत में हम कहते हैं कि जनाब एनर हो और कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन और हम नहीं झुकेंगे, ये ठीक है, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मंतकी तौर पे आप देखें तो क्या सियासत ये नहीं कहती कि अगर कोई लीडर बाकी अगर आप कोई कौम का भला चाहता है तो हम ये सोचेंगे जनाब 2-4 साल के लिए अगर आप यहाँ वहाँ हो जाएं
और उसके बाद आप सोचें कि मुझे एक बड़ी प्लानिंग से आगे आना है, तो वो भी तो कौम की बेहतरी होती है। क्या कहेंगे इस प्लानिंग्स पे? बिल्कुल सही है। देखिए बात ही पहला तो सवाल ये कि एनआरओ अगर ले तो किससे ले एनआरओ, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ, कि गिव एंड टेक चलना पड़ेगा। एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो 2 कदम आपको पीछे भी हटना पड़ेगा। बगैर इसके तो आप सियासत कर ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके हरीपुर में जो इनको शिकस्त दी गई है, वो उसमें थोड़ी सी इनकी गलती है कि वहां पर इनको खातून को नहीं खड़ा करना चाहिए था। उस इलाके में आज तक कोई खातून कभी खड़ी भी नहीं हुई, न जीती है। ये इनकी कमजोरी थी, ये पीटीआई वालों की। किसी मर्द को खड़ा करते तो कामयाब हो जाते। बहुत अच्छा उन्होंने मुकाबला किया। ऐसा नहीं कि मुकाबला बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन देखें कि उसका असर कितना नेगेटिव पड़ा। तो बात ये सर मोहसिन काज़मी साहब, आपने तो मुझे हरीपुर को अमेरिका से मिला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए जीते कि उनके मध्य मुकाबले खातून थी, और जिस जगह से उनकी सीट थी वहाँ पे जो है वो बड़ी अचंभे की बात है कि हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ भी बराबर है। और वाकई वहाँ पे ये था कि वहाँ के लोग जो हैं वो मर्द को ज़्यादा टॉलरेट करते थे। चले कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे इमरान सुलेमान साहब? क्या चीज सर हम आते हैं आपकी तरफ, कंक्लूड करते हैं। ओके। मुकाबला तो अच्छा किया, लेकिन जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल अगर किसी बच्चे पर शफकत कर कहे कि इसे इतने नंबर दे दें आप, पहले से ही इम्तिहान में बैठने से पहले नंबर पहले से तय हो चुके थे। अगर 2018 में भी हो गए, सब जगह पे होता है, इमरान खान के वक्त में भी ऐसा हुआ। और ये जो कर रहा है जी इलेक्शन कमीशन, ये भी इसी का लगाया हुआ है। और अगर वो बाइकाट ना करते पीटीआई तो क्या था? जो हरीपुर का हाल था, यहाँ पे इनको हरी झंडी दिखा दी जाती, वही हाल होना था। सही है, ठीक है, हाल तो यही होना था ना। फिर फायदा क्या हुआ इलेक्शन में खड़े? और फिर दूसरा, आप इस बात को ओके करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें इसकी क़यादत पे एतमाद का इजहार करते। होना तो ये चाहिए था कि ये सीट भी नहीं होनी चाहिए थी, हमाद अजहर के जो भांजे या भतीजे वाली सीट थी उस पर भी नहीं खड़ा होना चाहिए था, या तो फिर ऐसे ठीक है जनाब, नहीं था फिर सब पे खड़ा करना चाहिए। कंक्लूड कीजिएगा मोहसिन काज़मी साहब, क्या ओवरऑल सिचुएशन पे बात कीजिएगा? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ जो राव साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। और लाहौर में बिला वजह खड़ा करके और उनको ना या तो फुल सपोर्ट देते, सपोर्ट ना देते, खड़े ना होते। दूसरे की मुस्लिम लीग की जो वहाँ जीत हुई है, वो जीत तो रिकॉर्ड पे ये देखी जाएगी ना कि कितने % वहाँ पे वोट डले। इसकी बड़ी वैल्यू होती है। परसेंटेज बहुत कम थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जो है बयान दे रहे थे कि परसेंटेज बहुत कम थी वहाँ पे वोटिंग की। तो ये सब चीजें लेकिन ये उन मुल्कों में इनकी वैल्यू होती है जहाँ पे जमहूरी ज़हन रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल ये कि हम नाउमीद नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिसंबर तक ये बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और जो ये मनसूबा साज है वो अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने 26वीं तरमीम 27वीं कर दी, अब 28वीं करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद काफ़ी हद तक मुल्क के अंदर तब्दीली नजर आएगी। वो इंशाल्लाह तब्दीली मुझे लगता है बहुत मुस्बत होगी, जो आवाम के हक में जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, प्रोग्राम जो है हम खत्म करने की तरह, लेकिन आओ इमरान साहब जल्दी से आप बात कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी नजर आ गया है कि हम कुछ भी कर लें, लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। देखिए, जब हुकूमतें जाती हैं ना तो आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करती है। वो ऐसे बारूदी सुरंगें बिछा के जाती हैं कि आप जहां पाँव रखें वहीं धमाका हो जाए। तो ये सोचते हैं, समझते हैं कि एक दफ़ा तो इनके जहनों में असम्बली में भी ये बात हुई है कि इमरान खान को अगर मुद्दत पूरी करने देते तो अच्छा नहीं था। लोग ये नहीं कहते थे कि तब्दीली का जो उनका गाना था, जो नगमा था, लोग उन्हीं के मुंह पर मारने लगे थे। तो लिहाजा ये सुरंगों में इस कदर बिछा रहे हैं, और ये समझ गए इस बात को कि अगर मुक्तदरा हम पर राजी है, कल उसके ऊपर राजी हो जाए तो हम भी ऐसे जाल बिछाएंगे कि ये चाहे भी हुकूमत करे तो मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकता, और लोग फिर हमें याद करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब, और बहुत शुक्रिया शाहनवाज जुदून साहब। ये जो हुकूमतों की बात की जाती है और कहा जाता है कोई एक फर्द वाहिद था जिसने तब्दीली का नारा लगाया, तो ये बात हम अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं बतौर सहाफ़ी। यहाँ तक सफ़र होने के बावजूद कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी कस्मेटिक पर्सनालिटी हो, जादुई शख्सियत हो, जो खुदा की तरफ से हो, उन्हें इक़्तिदार के मामले से दूर रखना चाहिए। अगर वो शख्स उन मामलात में आ जाता है तो फिर लोगों के दिलों से उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि मुल्की निज़ाम चलाना और सियासतदानों के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
कुछ तारीखी वाक़यात ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखने चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ वो भी याद रखना चाहिए, वो क्या करना चाहते थे और सियासतदानों ने उनके साथ क्या किया था, ये भी याद रखना चाहिए। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।